Assalamu alaikum class 8th, how are you? Today we are going to start our lecture of chapter number 6. The topic we have to cover today is World War II, the British Empire under threat. ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू जब हुई तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश एम्पायर थी, वो थ्रेट के अंदर थी, खतरे के अंदर थी। उसको किससे खतरा था? तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वर्ल्ड वॉर टू जो थी वो किन के दरमियान थी और क्या इशू था। तो वर्ल्ड वॉर टू जो थी इट लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945, 45 तक ये रही, 39 में शुरू होकर, और इट इन्वॉल्व द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज, और दुनिया की बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी थी कंट्रीज की, दुनिया की जो ज्यादातर मुमालिक थे वो इस वॉर में जो थे वो इन्वॉल्व्ड थे, वो इसमें शामिल थे, और इसमें तमाम ग्रेट पावर्स भी शामिल थीं, और फॉर्मिंग टू अपोजिंग मिलिट्री अलायंसेस, और तमाम जो मुमालिक थे, मेजर जो पावर्स थी, उन्होंने दो अपोजिंग ग्रुप्स जो थे, मिलिट्री इत्तेहाद अलायंस जो थे वो कर लिए थे, और उनका नाम था, एक एलाइज के नाम से थी और एक एक्सिस के नाम से थी। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर टू जो थी वो किस तरह शुरू हुई थी? सितंबर 39 को जो हिटलर था, वो जो जर्मनी का उस वक्त लीडर था, हिटलर, ही इन्वेडेड पोलैंड फ्रॉम द वेस्ट। वो पोलैंड की जो सरहद थी, बाउंड्री थी, वो क्रॉस करके मगरिब की जानिब से पोलैंड में घुस गया था, और 2 दिनों के बाद फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो उन्होंने डिक्लेयर कर दी वॉर ऑन जर्मनी, कि हम जर्मनी के साथ एट वॉर हैं, और वर्ल्ड वॉर टू जो थी वो शुरू हो गई इस बात पे। और सितंबर 17 को सोवियत ट्रूप्स जो थे, रशियन ट्रूप्स जो थे, वो भी पोलैंड में घुस गए फ्रॉम द ईस्ट। ठीक हो गया, ये उस वक्त की सिचुएशन थी जब वॉर जो थी वो शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बुक में हमें क्या क्या चीजें जो हैं वो कवर की हुई हैं वॉर के अंदर। The Second World War हेलो also, जी जी, the Second World War, also called World War II, started in 39 and lasted till 1945, was fought in nearly every area of the globe. ठीक है, वॉर जो थी ऑलमोस्ट कवर्ड द होल यूनिवर्स, होल ग्लोब, पूरी दुनिया जो थी, पूरी वर्ल्ड जो थी वो इन्वॉल्व थी, और ये जंग जो थी ये तकरीबन पूरी दुनिया में हर जगह लड़ी जा रही थी, और इसमें देयर वर 2 ग्रुप्स वर इन्वॉल्व्ड। 2 ग्रुप्स जो थे मेन वो इस वॉर में इन्वॉल्व्ड थे। एक ग्रुप जो था वो एक्सिस था, एक्सिस ग्रुप इसको बोलते हैं। इसमें कौन कौन शामिल था? इसमें जर्मनी शामिल था, जिसको एडोल्फ हिटलर जो था उनका लीडर वो लीड कर रहा था, और इसमें जर्मनी के साथ एक्सिस में इटली और जापान थे। ठीक है, इटली, जर्मनी एंड जापान जो थे दे वर इन एक्सिस ग्रुप, वो एक्सिस ग्रुप में थे। और एलाइज ग्रुप में कौन था? एलाइज जो इत्तेहादी थे उनमें कौन था? उसमें था ब्रिटेन एंड हर कॉलोनीज, एक तो इंग्लैंड था, और दूसरा जो उसने एरियाज अपने साथ ग्रिप किए हुए थे, उनको गवर्न कर रहा था वो, उनमें इंडिया था, जाहिर है वो उस वक्त इंडिया का रूलर था, फ्रांस था एलाइज में, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, और सोवियत यूनियन था, रशिया था। ठीक हो गया, तो एलाइज में ब्रिटेन, उसकी कॉलोनीज फ्रांस, अमेरिका और सोवियत यूनियन। ठीक,
Now, not only was the Second World War the largest war in the history, but it was the bloodiest too, resulting in the death of between 40 and 50 million people, और 40 से 50 मिलियन लोग जो थे, they uh, uh, they were uh, killed इन दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और हम इसको कह सकते हैं कि ये दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी was not only the largest war, वो सिर्फ सबसे बड़ी वॉर ही नहीं थी बल्कि ब्लडिएस्ट वॉर भी थी, जिसमें सबसे ज्यादा खून बहाया गया था और 40 से 50 मिलियन लोग जो थे वो मारे गए थे. और वॉर जो थी वो ब्रोक आउट इन सितंबर 1939 when Britain and France declared war on Germany after the German invasion of Poland. ये मैंने आपको बता दिया कि जब जर्मनी जो था वो पोलैंड में इन्वेड किया, घुस गया, तो उस वक्त वॉर जो थी वो छिड़ गई और ब्रिटेन और फ्रांस जो था उन्होंने डिक्लेयर कर दी वॉर अपॉन जर्मनी. और in 1941 Japan attacked the American naval base at Pearl Harbor in the Pacific Ocean. और जो 1941 में जापान जो था उसने अमेरिका की जो नेवल बेस थी, अमेरिका की जो नेवल बेस थी, नेवल बेस होता है जहां वॉरशिप्स और नेवल शिप्स जो होते हैं वो आके रुकते हैं और वहां पर वो थोड़ा रीस्टॉक करते हैं अपने शिप्स को. तो उसके ऊपर पैसिफिक जो ओशन था, उसमें पैसिफिक ओशन जो है इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है. जो अर्थ की डिवीजन है उसमें लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है. और ये आर्टिक ओशन से तक फैला हुआ है नॉर्थ में टू द सर्दर्न ओशन इन द साउथ. ठीक है, and is bounded by the continents of Asia and Australia and west and in the west and Americas in the east. ठीक है, तो जो जापान था उसने अमेरिका की जो नेवल बेस थी जहां उनके जहाज जो थे वो आकर डॉक्ड थे, लगे हुए थे, रुके हुए थे, उनका जो पर्ल हार्बर था पैसिफिक ओशन में उसके ऊपर उन्होंने हमला किया. उस वक्त 1941 में जापान भी उसमें एक्टिव हो गया. अब ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी इन एशिया, जो कि हांगकांग थी, मलाया थी जिसे अब मलेशिया बोलते हैं, ये सारे उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिश के अंडर थी. बर्मा जिसे अब हम म्यांमार बोलते हैं और इंडिया, ये सब जो थी ये उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनीज थी. एंड दीज ऑल वर इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्ड वॉर टू. ये तमाम कॉलोनीज जो थी इन ब्रिटिश, दे वर अंडर थ्रेट फ्रॉम जापान. और इन तमाम को किससे खतरा था? जापान से. जापान जो था उनसे इन कॉलोनीज को बहुत ज्यादा डेंजर था. और ब्रिटिश जो थे दे वर रिलीव्ड, उन्हें सुकून का सांस मिला, उन्होंने अमन जो था उसका सांस लिया, उन्हें सुकून आया व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन सोवियत यूनियन एंटर्ड द वॉर. जब अमेरिका और सोवियत यूनियन जो थे दे एंटर्ड इनटू द वॉर, तो ब्रिटिशर्स जो थे दे गॉट रिलैक्स्ड, दे वर रिलीव्ड. और ऑन द साइड ऑफ द एलाइज, ठीक है, एलाइज में जब अमेरिका और रशिया जो थे वो ज्वाइन किए तो ब्रिटिशर्स को सुकून आ गया, they were relaxed. And from that time on the allies had the upper hand and were eventually to win. And when America and Soviet Union joined the allies, जब उन्होंने allies को ने उनको ज्वाइन कर लिया अमेरिका और रशिया ने, तो उस वक्त जो एलाइज थे उनका अपर हैंड हो गया, वो थोड़े से सुपीरियर हो गए, वो बेहतर पोजीशन में आ गए और वो इवेंचुअली अब विन करने जा रहे थे, जीतने को जा रहे थे वॉर. ठीक हो गया. नाउ इंडिया एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स. अच्छा, ये ऊपर आप ना इस पेज पर 6.7
अगर जो आप फिगर देखेंगे तो इसमें आपको लेफ्ट की साइड पर हिटलर नजर आएगा, जो उस वक्त जो था वो लीड कर रहा था जर्मनी को। ये हिटलर की ऊपर तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ इंडिया एंड ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स, इंडिया और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी वॉर किस तरह उन दिनों में किस तरह रिएक्ट किया। ऑन September 3, 1939 द वाइसरॉय लॉर्ड लिंथलिगो जो था, लिंथलिगो जो उस वक्त ब्रिटिश वाइसरॉय था, उसने अनाउंस किया कि इंडिया वाज एट वॉर विद जर्मनी, कि इंडिया जो है, जो कि कॉलोनी है ब्रिटिश की, वो भी वॉर का हिस्सा है, वो भी जर्मनी के साथ वॉर में इन्वॉल्व है, और ब्रिटेन हैड लिटिल चांस ऑफ विनिंग द वॉर विदाउट इंडियन ट्रूप्स, एंड द रीजन वाज दैट कि चूंकि इंडियन ट्रूप्स की बहुत बड़ी एक जो थी वो तादाद जो थी वो उस वक्त इंडिया में एक रियलिटी थी, तो ब्रिटिशर्स जो थे दे were not in a position, they couldn't win the war without the support of British army, without the British troops they were unable to win the war। वो जंग नहीं जीत सकते थे बगैर इंडियन जो सोल्जर्स थे उनकी इंटरवेंशन के। एंड बट अब हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स वांटेड कि इंडियंस जो हैं दे शुड ज्वाइन द वॉर, बट जो कांग्रेस थी, जो हिंदू पार्टी थी, दे रिफ्यूज्ड टू सपोर्ट द ब्रिटिश अंटिल गिवन इंडिपेंडेंस। और ब्रिटिशर्स जो थे वो कहते थे कि हम उस वक्त तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि आप हमें जो है वो आज़ादी नहीं दे देते, आप हमें इंडिपेंडेंस नहीं दे देते, तब तक हम आपको सपोर्ट नहीं करें। क्लियर? नाउ टर्न योर पेज, मैं भी टर्न कर। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट पेज पे फैक्ट बॉक्स है उस पे आप आ जाएं। अब फैक्ट्स क्या थे उस वक्त वॉर के, क्या सोल्जर्स से रिलेटेड जो था वो इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे वो रिलाय कर रहे थे, तो व्हाट वर द फैक्ट्स बिहाइंड दिस रिलायंस। तो सबसे पहले इंडिया फाइट्स फॉर द ब्रिटिश, जाहिर है ट्रूप्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए ही फाइट करना था उन्होंने, क्योंकि दे वर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। और इंडिया बिकेम अ वाइटल बेस फॉर द एलाइज इन द बैटल अगेंस्ट द जापानीज। और इंडिया जो था वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बेस था, बहुत इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर था एलाइज के लिए अपनी बैटल में जापानीज के अगेंस्ट, जो जापानियों के अगेंस्ट वो वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो एक्शन ले रहे थे, उसमें इंडिया जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट बेस जो था वो था। और बाय 45 द इंडियन आर्मी वाज 2.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग, और इंडियन आर्मी जो थी 1945 तक वो 2.5 मिलियन उसमें ट्रूप्स जो थे वो मेंबर्स थे। और मैनी इंडियंस ज्वाइन द रॉयल इंडियन एयर फोर्स, और बहुत सारे इंडियंस जो थे दे हैड ज्वाइंड द ब्रिटिश रॉयल इंडियन एयर फोर्स, उन्होंने ज्वाइन की थी ब्रिटिश एयर फोर्स। और रॉयल इंडियन नेवी जो थी वो 30,000 उसमें जो थे वो सोल्जर्स जो थे उसमें जो इंडियंस जो थे वो थे। सम इंडियन सोल्जर्स सर्व्ड ओवरसीज, और कुछ इंडियन सोल्जर्स जो थे ड्यूरिंग द वॉर उन्होंने दे वर्क फॉर जो ओवरसीज थे, जो फॉरेन उस वक्त बाहर के ममालिक थे, जिसमें ईरान, इराक, सिंगापुर, ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप थे, उसमें भी इंडियन ट्रूप्स ने जाकर अपनी खिदमात जो थी वो सरअंजाम दी थी। एंड ड्यूरिंग द वॉर 36,092 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड। और जाहिर है
जब वॉर होती है, ड्यूरिंग द वॉर डेज, इट इज वेरी एविडेंट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मारी जाती है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन पे होते हैं उस वक्त। जिस तरह आजकल कोरोना चल रहा है तो हम कहते हैं ना हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन पर हैं, वो फेस वो कर रहे हैं। हम तो घर बैठे हुए हैं ना, लेकिन हमें तो अब आप लोगों को तो पेरेंट्स कहते हैं आप लोग बाहर मत जाएं, आप लोग कोई मतलब किसी से ना मिलें, आपको घरों में रखा हुआ है, कन्फाइन किया हुआ है, आपके स्कूल्स बंद है। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं उनके तो हम नहीं उनको तो कह सकते कि आप घरों में बैठे, तो वो फ्रंट लाइन पे इस वक्त वो हैं। तो उसी तरह सोल्जर्स जो हैं उनको वॉर के दिनों में हम ये नहीं कह सकते कि आप घर में रहें। तो वॉर के दिनों में सोल्जर्स जो थे जो होते हैं वो फ्रंट लाइन पर होते हैं, इसलिए ड्यूरिंग द वॉर 36,092 इंडियन सोल्जर्स जो थे वो मारे गए ड्यूरिंग द वॉर। ठीक हो गया। नीचे अब आप 6.8 फिगर जो है वो देखें, उसमें स्टैंडिंग टू अटेंशन अमेरिकन लेफ्ट इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स, या आप सोल्जर्स देख सकते हैं, इसमें ब्रिटिश इंडियन सोल्जर भी है, ब्रिटिश सोल्जर है और अमेरिकन सोल्जर है। फिर उसके बाद फिगर 6.9 में देखें, आपको इंडियन विमेन नजर आएंगी जो कि पुटिंग टुगेदर टैंक पार्ट्स, जो एक फैक्ट्री में टैंक पार्ट्स बन रहे हैं उनको असेंबल कर रही हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, अब इसी पेज पर हम जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है विच वी विल हैव टू कवर, दैट इज द क्रिस्प मिशन एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, अब जो क्रिप्स मिशन था जो कि ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट में भेजा था, उसका क्या रोल था, और क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो क्या थी। नाउ द to prevent Congress damaging the British, to prevent Congress damaging the British war efforts, the British arrested Gandhi। और जो ब्रिटिश थे, जो जो कांग्रेस थी, वो ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को डैमेज ना करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं, उसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अरेस्ट कर लिया गांधी को, नेहरू को और 20,000 दूसरे कांग्रेस मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया, ताकि वो कोई ट्रबल क्रिएट ना करें कांग्रेस के लिए। तो उन्होंने जो कांग्रेस मेंबर्स थे जिसमें गांधी, नेहरू और 20,000 दूसरे मेंबर्स थे, उनको जेल में डाल दिया 1941 जून में, ताकि वो जो ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स थी। ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स क्या थी कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी हर चीज जो थी, अपना अपने अपने रिसोर्सेज, अपनी इंडस्ट्री, अपना पैसा, अपनी मिलिट्री, अपनी वेपन्स, हर चीज जो थी वो वॉर में पुट इन की हुई थी। दे फुली कॉन्सेंट्रेटेड अपॉन द वॉर। तो उन्होंने उन एफर्ट्स को बचाने के लिए, ताकि कांग्रेस जो है उनको डैमेज ना करे उनकी एफर्ट्स को, उन्होंने गांधी, नेहरू और 20,000 अदर कांग्रेस मेंबर्स जो थे, ब्रिटिशर पुट देम इन द जेल बाय 1941। और by now when whatever Indians believed, the British refusal to give up India was not simply a matter of greed or bullying। और उस वक्त तक जो ब्रिटिशर्स थे वो रिफ्यूज कर रहे थे कि वो इंग्लैंड इंडिया से, सब कॉन्टिनेंट से वो नहीं जाएंगे, दे विल नॉट लीव इंडिया। और ये वो टाइम था जिस वक्त वो सिंपली ब्रिटिशर्स के लिए मैटर ऑफ ग्रीड नहीं था, वो लालच नहीं कर रहे थे टू कंट्रोल द सब कॉन्टिनेंट, या वो बुली नहीं कर रहे थे, वो मतलब गुंडागर्दी नहीं कर रहे थे कि हमने वहां रहना है, और ये ग्रीड भी नहीं थी उनकी। बट देयर वर सम लार्जर इश्यूज दैट वर एट स्टेक। और ग्रीड और बुलिंग के अलावा कुछ बड़े इश्यूज थे, देयर वर सम
लार्ज इश्यूज जो के स्टेक पर लगे हुए थे, दाव पर उस वक्त लगे हुए थे, जिनकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे दे वर नॉट विलिंग टू लीव इंडिया. एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस ऑफ द 19th and 20th century meant that war was now a global issue. और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट जो थी ऑफ 19th and 20th century जो इन्वॉल्व थी ड्यूरिंग द वॉर, जितनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व थी, उसका ये मतलब था कि वॉर जो थी वो अब एक आम बात नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल इशू था, यूनिवर्सल इशू था, पूरी दुनिया का वो एक मसला था, क्योंकि पूरी दुनिया के रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो थी वो इस वॉर में जो थी वो involved थी. और India needed British to protect it, and even those who opposed British rule did not believe that British should depart, leaving the subcontinent at the mercy of the Japanese and the other powers. और उस वक्त सिर्फ ब्रिटिश जो हमारे इंडियंस थे उन्हें ब्रिटिशर्स की जरूरत थी ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट द जापानीज एंड अदर पावर्स, क्योंकि जापानीज जो थे दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, दे वर ट्राइंग टू डैमेज द एलाइज जो के कॉलोनीज जो के ब्रिटिशर्स के अंडर थी, वो उनको डैमेज करना चाहते थे जापानीज और अदर पावर्स. तो सब कॉन्टिनेंट में जो इंडियंस थे, जो हमारे इंडियंस थे वो, और जो दूसरी भी कॉलोनीज थी उनके लोग जो थे दे वर ट्राइंग कि ब्रिटिशर्स जो है दे शुडंट लीव द सब कॉन्टिनेंट, उनको नहीं छोड़ना चाहिए सब कॉन्टिनेंट. और अगर वो उन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ देंगे तो जो इंडियंस हैं वो जापानीज उनको डैमेज कर देंगे, तबाह कर देंगे. So Japan joined the Axis power and quickly invaded most of Southeast Asia, reaching the India border via Burma. ठीक है. और जापान जो था उसने जब एक्सिस पावर को ज्वाइन किया तो वो क्विकली घुस गया, उसने ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया जो था उसको उसके अंदर घुस गया और वो इंडियन बॉर्डर्स तक पहुंच गया. किस रास्ते से? बर्मा के रास्ते से, वाया बर्मा जो अब मैं उसके रास्ते से वो इंडियन बॉर्डर्स तक आ गया, इंडिया की जो सरहद थी वहां तक पहुंच गया और इंडिया वाज अंडर थ्रेट. और जब वो इंडियन बॉर्डर्स तक पहुंच गया तो इंडियंस को बहुत ज्यादा उस वक्त खतरा हो गया, थ्रेट हो गया कि कहीं ये हमें टेक ओवर ना कर लें. So in 1942, Churchill sent Sir Stafford Cripps to try to get the support of Congress against the Japanese. और जो चर्चिल था जो उसको भेजा, उसने भेजा सर स्टेफर्ड क्रिप्स को क्रिप्स मिशन देकर ताकि वो कांग्रेस की सपोर्ट हासिल कर सके अगेंस्ट द जापानीज. जापानियों के खिलाफ वो कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स को मजबूत कर सके और ऑफरिंग इंडिया फुल डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर. और उन्होंने सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो था उन्होंने क्या चीज ऑफर की इंडिया को? इंडिया को कहा कि इफ यू विल सपोर्ट अस इन द वॉर अगेंस्ट जापानीज तो वी विल गिव यू फुल डोमिनियन स्टेटस व्हेन द वॉर विल ओवर. जब वॉर खत्म हो जाएगी तो हम आपको पूरी की पूरी हुक्मरानी फुल डोमिनियन स्टेटस दे देंगे. यू वी विल मेक यू इंडिपेंडेंट इन द इंडिया और यू विल गवर्न द इंडिया इंडिपेंडेंट. ठीक हो. बट आफ्टर द वॉर कांग्रेस रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन विद गांधी declaring that the Japanese were only threatening India because the British were there. और जो कांग्रेस था, कांग्रेस की जमात थी, हिंदू जमात थी, उन्होंने रिजेक्ट किया कांग्रेस मिशन को, क्रिप्स मिशन को. उन्होंने क्रिप्स मिशन की ये बात जो थी दे डिडंट एग्री विद द क्रिप्स मिशन. और गांधी जो था ही डिक्लेयर्ड कि जापानीज जो हैं दे वर वांटेड टू डिस्ट्रॉय अस. they want जो जापानीज हैं they wanted to destroy Indians, they wanted to destroy India. What is the reason behind this? The reason is this कि
ब्रिटिशर्स जो हैं दे आर इन इंडिया, चूंकि वो इंडिया में है इसलिए जापानीज वांटेड टू डिस्ट्रॉय इंडिया। सो इन शॉर्ट वो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इंडियंस जो को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते जापानीज, बट जापानीज वांटेड टू डिस्ट्रॉय ब्रिटिशर्स। तो इसलिए वो इंडिया को टारगेट कर रहे हैं बिकॉज ब्रिटिशर्स आर इन इंडिया। इन अगस्त गांधी जो थे वो उस वक्त आउट ऑफ प्रिजन थे, जेल से बाहर आ गए थे। उन्होंने कॉल की क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या थी कि इंडिया को छोड़ जाओ, लीव इंडिया, क्विट इंडिया, इंडिया को छोड़ दो। ये एक मूवमेंट थी जो स्टार्ट की गांधी ने अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स को कहा टू लीव इंडिया, इंडिया छोड़ दो। और वायलेंट प्रोटेस्ट्स began and industry was disrupted by strikes। और बहुत ज्यादा जो शदीद जो शिद्दत पसंदी थी, जो वायलेंट बहुत शदीद प्रोटेस्ट था, मुखालफत थी, वो शुरू हो गई। और जो इंडस्ट्री थी उस वक्त वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो तबाह हो गई उन स्ट्राइक्स से, हड़तालों से कि हम काम नहीं करेंगे। एंड विद इन 3 months 940 people had been killed and 60,000 imprisoned। और जो 940 लोग जो थे वो मारे गए थे, और 60,000 लोग जो थे वो जेलों में बंद हो गए थे। ठीक हो गया बेटा? अब आप ये देख लें इसी पेज पर 6.10 फिगर जो है उसमें दिखा रहे हैं कि जो राइटिंग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो फसादात हो रहे हैं, जो बलवा हो रहा है, उसमें जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में वो आपको दिखा रहे हैं कि फौज जो है वो किस तरह खड़ी है। नाउ टर्न योर पेज। Teacher, जी बेटा। I want to ask a question in the end. जी। Now next page, Muslim League during the war years। अब मुस्लिम लीग का व्हाट वाज द रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द वॉर ईयर्स। जो जंग के साल थे, जो जंग का ड्यूरेशन था, वो ईयर्स थे जिसमें जंग जो थी वो हो रही थी, उसमें क्या रोल था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग जो कि एक पार्टी थी मुसलमानों की, उसका क्या रोल था ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स, उसने किस तरह काम किया जंग के दिनों में। As the relationship between the British and Congress deteriorated, it improved between the British and the Muslim League। तो as the relations जो थे बिटवीन ब्रिटिश एंड कांग्रेस डिटीरियोरेटेड, जब इंडियंस हिंदूज एंड ब्रिटिशर्स के रिलेशंस जो थे वो डिस्ट्रॉय हुए, खराब हुए, तो उससे मुसलमानों को एक एडवांटेज मिला। मुस्लिम्स गॉट एन एडवांटेज टू इम्प्रूव देयर रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश। तो जब इन मुसलमानों और ब्रिटिशर्स का रिलेशन इम्प्रूव हुआ तो ऑटोमेटिकली जो मुस्लिम लीग थी उसका रिलेशन जो था, मुस्लिम लीग की जो रिलेशनशिप थी विद ब्रिटिशर्स वो भी इम्प्रूव हुई। और जिन्ना हेल्ड सेवरल मीटिंग्स विद लॉर्ड लिंथलिगो, और जो जिन्ना थे कायदे आजम थे, उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स जो थी वो उस वक्त के जो लॉर्ड थे ब्रिटिशर लिंथलिगो उनके साथ की। और ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान ही इश्योर्ड द वाइसराय ऑफ मुस्लिम सपोर्ट फॉर द
ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, और कायदे आजम ने ब्रिटिश जो लॉर्ड थे लिंथलिगो, उनको एश्योर कराया, उनको यकीन दिलाया कि दे विल सपोर्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर वॉर एफर्ट, कि वो एफर्ट जो ब्रिटिशर्स जो है वो पुट इन कर रहे हैं इनटू द वॉर, उसमें जो मुसलमान हैं वो इन ब्रिटिशर्स को फुली सपोर्ट करें। ठीक है। इन मार्च 1940 in Lahore, the league held its first wartime meeting, और मुस्लिम लीग की जो पहली मीटिंग थी ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स, वो हेल्ड हुई लाहौर में। पता है ना आपको, 23 मार्च को, जो कि अटेंड की बाय ऑलमोस्ट 100,000 पीपल, अराउंड 1 लाख लोग जो थे, दे हैड अटेंडेड दैट मीटिंग। और हियर इन द हिस्टोरिक लाहौर रेजोल्यूशन, जो लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, जिसे अब हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से याद करते हैं, वो इट हैड बीन पास्ड। तो लाहौर रेजोल्यूशन जो थी, दैट वाज पास्ड इन दैट हिस्टोरिक मीटिंग। और ये कहाँ हुई? ये लाहौर में। हम जाते हैं ना, हम गए थे देखने, आप लोग भी जो आप लोगों ने भी देखा होगा, ग्रेटर इकबाल पार्क, तो वहां पर ये रेजोल्यूशन जो थी पास हुई। इसको पहले लाहौर रेजोल्यूशन कहा जाता था, लेकिन अब हम इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से याद करते हैं। इट कॉल्ड फॉर द, और ये क्यों हुई, ये रेजोल्यूशन क्या थी, इसमें व्हाट वाज द पॉइंट्स ऑफ द रेजोल्यूशन एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द रेजोल्यूशन, और फॉर व्हाट इट वाज फेमस। तो इट कॉल्ड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू 2 सेपरेट सोवरेन स्टेट्स, और इस रेजोल्यूशन में डिमांड किया गया, मांगा गया कि पार्टीशन को, इंडिया को पार्टीशन कर दें, इंडिया को डिवाइड कर दें 2 डिफरेंट सॉवरेन स्टेट्स में, 2 डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स में इंडिया को डिवाइड कर दें। ये इसमें डिमांड की गई थी, इट वाज डिमांडेड, और एक मुसलमानों की स्टेट हो, एक हिंदुओं की स्टेट हो। एंड लुक्ड अहेड to the establishment of Pakistan, and it was the specific point, it was a specific day, it was the from that specific resolution, जो मुसलमान थे, they looked ahead for the establishment of Pakistan, for the creation of Pakistan। मुसलमानों ने इस रेजोल्यूशन के बाद आगे देखना शुरू कर दिया कि उन्हें एक नया मुल्क जो है पाकिस्तान की सूरत में, एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो पाकिस्तान की सूरत में, पाकिस्तान की सूरत में वो चाहिए। ठीक हो गया बेटा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग इज आफ्टर द वॉर यूनिटी एंड डिसयूनिटी। वॉर के बाद किस तरह चीजें यूनाइट। सॉवरेन होता है बेटा सेल्फ गवर्निंग, जो अपने मुल्क को खुद गवर्न करते हैं, जिनके पास अपना एक सॉवरन होता है, जिनकी अपनी हाकमियत होती है, जो खुद रूल करते हैं, किसी के अंडर नहीं होते। जिस तरह हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे ना, हम ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, दे वर दी सॉवरन्स, वो उस वक्त हुक्मरान थे, सॉवरन थे, हाकमियत जो थी, रूल जो था वो उनका था। तो सॉवरन स्टेट वो स्टेट जिसकी अपनी हुक्मरानी हो, जिनका अपना सॉवरन हो, हुक्मरान हो, और वो अपने जो मैटर्स हैं, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो खुद से देखें से। और उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने वॉर जो थी वो डिक्लेयर कर दी थी। ठीक हो गया? Yes, समझ and teacher, one more question from the previous chapter. जी Teacher, was Gandhi supporting Muslims from non-violent?
नो 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 बेटा, वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करता था। नॉन वायलेंस मूवमेंट जो थी वो बेसिकली गांधी ने ही शुरू की थी, जिसे सत्याग्रह बोलते थे। और जो गांधी थे वो चाहते थे कि मुसलमान उसमें उनको सपोर्ट करें। सत्याग्रह जो थी ये बेसिकली एक पीसफुल जो थी वो ट्रूथ फोर्स थी, जो पीसफुल जो अपना शो करते थे कि हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन कायदे आजम जो थे शुरू में तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया, लेकिन बाद में कायदे आजम जो थे उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। टीचर वो अच्छा तो एक बेटा, अच्छी मूवमेंट हाँ थी ना, फिर कायदे बेटा, आजम ने क्यों लेकिन सपोर्ट की लेकिन थी? वो उनके अपने पर्पसेस के लिए थी ना। वो तो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स चले जाएं और हम मुसलमानों को गवर्न करें, हम मुसलमानों को ऊपर रूल करें। लेकिन कायदे आजम जो थे उनकी फोर साइटेडनेस जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। वो नहीं चाहते थे कि वो हर बात में हिंदूज को सपोर्ट करें, बल्कि वो लॉजिकल चीजों में सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करते थे। ओके, थैंक यू। अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो। आप लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नोट्स